चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफ़र करने से डरते हैं। यहाँ करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय से रूट नंबर 375 की भूतिया बस की कहानी सुनाई जाती रही है। कहानी में कितनी सच्चाई है इसे लेकर कुछ भी कहना सही नहीं। हालांकि बीजिंग की तमाम वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट पर इसे लेकर काफ़ी कुछ बताया गया है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी चीन के बीजिंग शहर की है, जिसके बारे में बात करने से आज भी चीन के लोग घबराते हैं। यह बात है 14 नवंबर 1995 की रात। नवंबर का महीना था, इसलिए ठंड भी अपने चरम पर थी। घने कोहरे के साथ सर्द हवाएं तेजी से बह रही। इस दौरान चीन की रूट नंबर 375 में चलने वाली बस अपने निर्धारित समय पर यॉनमिंग हुआन बस टर्मिनल से श्यांगशेन, जिसे फ्रेग्रेंट हिल भी कहा जाता है, उसके लिए निकलती है। यूंगमिंग हुआन से सियांगशेन यानी फ्रेग्रेंट हिल जाने वाली रूट को ही रूट नंबर 375 कहा जाता है और दोनों के बीच की दूरी करीबन 16 किलोमीटर की है। अब बस अपने मंजिल की ओर निकलती है। शुरुआत में बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। हालांकि जैसे जैसे स्टेशन आते जाते यात्रियों भी धीरे धीरे कम होते जाते। देखते ही देखते 7 स्टेशन पार करने के बाद अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब सिर्फ 2 लोग ही बचे थे, एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर। 14 नवंबर की सर्द रातों में एक वृद्ध और एक यंग लड़का रूट नंबर 375 की आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो चली थी और हल्के कोहरे से ढक गई थी। बस अपने मंजिल की ओर फिर से आगे बढ़ती। फ्रेग्रेंट हिल का सफ़र अभी लंबा था, क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चूंकि नवंबर का महीना था, इसलिए चारों ओर कोहरा और सन्नाटा पसरा था। जिस रास्ते से यह बस जा रही थी वह कई सारे गांव और सुनसान घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती थी। गांव में वैसे भी लोग जल्दी खाना खा के सो जाते हैं। 1-2 स्टेशन गुजरने के बाद ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस समर पैलेस के बस स्टॉप पर पहुंच। बस स्टॉप पर बस रुकते ही यहाँ से एक वृद्ध महिला, जिसकी उम्र लगभग 55 से 60 साल की होगी, और एक 20 साल का लड़का जो बहुत थका हुआ लग रहा था और वह आंखें बंद करके बैठा हुआ था और थोड़ा आराम कर रहा था। साथ ही एक कपल बस में चढ़ जाते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर, तो लड़का बस के गेट की साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। वहीं वृद्ध महिला लड़के के ठीक पीछे बैठी होती है। जब ये चारों चढ़ते हैं, उसके पहले बस पूरी तरह खाली होती है। उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता। उनके चढ़ने के बाद अब बस में कुछ 6 लोग हो चुके थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर आगे चल पड़ती है। अंदर का माहौल एकदम शांत था। इन 6 लोगों के अलावा दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। लगभग 4 स्टॉप और गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क किनारे खड़े नजर आते हैं। यह देख पहले तो ड्राइवर ने बस रोकने का नहीं सोचा, क्योंकि वो लोग जहाँ खड़े थे वहाँ कोई बस स्टॉप ही नहीं था। हालांकि महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दी, क्योंकि इस रूट की यह आखिरी बस थी और वो नहीं चाहती थी किसी भी यात्री को रात भर तड़पना पड़े। खैर, बस रुकती है और वो पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी हैरान कर देने वाली बात यही होती है कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग अंदर आते हैं, जबकि बाहर केवल 2 लोग ही थे। उनमें से 2 व्यक्ति के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, आम लोगों से भी ज़्यादा सफ़ेद, और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे खड़ा कर रखा। तीसरे व्यक्ति का सिर नीचे की ओर था और बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते। तीनों की वेश भी साओ और उनके रूप को देखकर सारे यात्री थोड़ा डर जाते हैं। यह देखकर महिला कंडक्टर मामला संभालती है और बस में अशांति न फैले, इसके लिए वो लोगों को समझाती है कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हो और देर रात होने की वजह से या घर जाने की जल्दी में वे अपने कपड़े उतारना भूल गए। अब बस में कुल 9 लोग हो चुके थे। एक वृद्ध महिला, एक 20 साल का लड़का, एक कपल, 2 बस स्टाफ और 3 लोग जो पिछले स्टॉप पर चढ़े थे। कम रोशनी के कारण वृद्ध महिला को उनका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। बस वो ये देख पाती है कि 2 लोग अपने बीच किसी एक व्यक्ति को सहारा दे रहे थे। उस व्यक्ति का सिर नीचे झुका हुआ होता है। वृद्ध को लगता है कि शायद वो वह व्यक्ति नशे में है। अब बस यहाँ से आगे की ओर बढ़ती है। वृद्ध महिला बार बार पीछे की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रही थी। हर बार ऐसा करने पर वह और अधिक भयभीत महसूस करती थी।
अगले स्टॉप आता है तो यंग कपल वहां उतर जाता है। अब बस में कुल 7 लोग बचे थे। अभी भी वह वृद्ध महिला बार बार मुड़कर उन 3 लोगों को देख रही थी। वे लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे, लेकिन बाकी लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर भी ड्राइवर से बात करने में व्यस्त हो जाती है। बस फिर से चल पड़ती है। सुनसान रास्ते के साथ बस में फिर से शांति हो जाती है। बस चलती रहती है और करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद वृद्ध महिला अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगा देती है। महिला जोर से चिल्लाती है और उस लड़के से कहती है, मेरा पर्स कहाँ है, उसे मुझे जल्दी वापस करो। यह सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला से कहती है, आपका पर्स इसने नहीं चुराया, वैसे भी यह तो आपके आगे वाली सीट पर बैठा हुआ है। लड़के ने भी अपनी सफाई में यही बात कही, लेकिन वृद्ध महिला अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। वह लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगती है। ड्राइवर और महिला कंडक्टर वृद्ध महिला को समझाते रहे, लेकिन वह नहीं मानी। वृद्ध की बदतमीजी से लड़का के तिलमिला उठता है और बात हाथापाई तक आ जाती है। उसने ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही वृद्ध महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीटकर नीचे उतारा और बस वापस अपने मंजिल की ओर आगे निकल जाती है। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने वृद्ध महिला से कहा, आपने बेवजह झगड़ा क्यों किया? मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपके गलत इल्जाम की वजह से मेरी यह आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है, क्योंकि यहाँ आसपास तो कोई पुलिस स्टेशन है ही नहीं। तभी वृद्ध महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के का हाथ पकड़कर उससे कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया। यह इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। लड़का समझ नहीं पाता वो क्या कह रही है। युवक अब उलझन में था, क्योंकि वह सोच रहा था कि बुढ़िया अचानक इतनी क्यों बदल जाती, और ये भी उसने सोच रखा था कि वह हो सकता है कि मानसिक रूप से बीमार हो। इसके बाद वृद्ध महिला उससे कहती है, याद है तुम्हें वे 3 व्यक्ति जो बस में आखिरी में चढ़े थे? मैं पूरे रास्ते उन पर नज़र रखे हुई थी। मुझे शुरू से ही वो लोग अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैंने उनकी ओर देखा तो दंग रह गई। संयोग से तेज हवा चलने के कारण उनके कपड़े उड़े थे और तभी मैंने देखा कि उनके पैर ही नहीं है। उनका शरीर हवा में तैर रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। मैं लगातार उन पर नज़र रखे हुए थी, तभी तीसरा व्यक्ति जो उन दोनों के कंधों पर था, उसका चेहरा मुझे दिख गया। यह देख मैं समझ चुकी थी कि वह कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी। इसलिए मैंने अपना पर्स चोरी होने का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया, ताकि उन लोगों को कोई शक भी ना हो और हम दोनों उस बस से सही सलामत नीचे भी उतर जाए। वृद्ध महिला की बात सुनकर लड़का कांप जाता है। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का तुरंत वहां से पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस दोनों को पागल समझने लगती है और यहाँ कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। पुलिस उन्हें वापस घर लौट जाने की सलाह देती है। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का चुपचाप अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन 15 नवंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि योंग मेन हुआन बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल तक जाने वाली रूट नंबर 375 की बस ड्राइवर कंडक्टर समेत गायब हो गई है। बस अपने निर्धारित टर्मिनल यानी फ्रेग्रेंट हिल तक पहुंची नहीं है। यह सुनकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद बिना देरी किए आनंद फानन में वृद्ध महिला और उस लड़के को खोजने के बाद पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जो पिछले देर रात आए थे। दोनों मीडिया को अपनी कहानी बताते हैं। यहाँ उनकी सारी बातें रिकॉर्ड की जाती है और देखते ही देखते यह खबर पूरे चीन के बीजिंग में आग की तरह फैल जाती है। रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस काफ़ी मशक्कत और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 का पता नहीं लगा पाती। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे तक खंगाले, मगर कुछ पता न चल सका। बताया भी जाता है कि जिस स्टेशन पर वृद्ध महिला और लड़का उतरे थे, उसके बाद के रूट में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे, उनमें से एक भी सीसीटीवी कैमरे में वो बस कैद ही नहीं हुई थी। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। ये वही बस होती है जिसका जिक्र वृद्ध और उस लड़के ने किया था। पुलिस की नींद उड़ जाती है। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है तो खौफनाक दृश्य सामने आता है। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें मिलती है। इसके अलावा 3 बुरी तरह सड़ी हुई लाशें निकलती है। उन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। साइंटिफिक टीम बहुत चक्की रह जाती है। उनके मुताबिक 48 घंटे के समय में कोई लाश इतनी बुरी तरह खराब नहीं हो सकती, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ठीक स्थिति में होती है। इससे इस बात को बल मिलता है कि वो 3 शरीर क्या सचमुच में प्रेतात्माएं थी।
इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जाता है कि जब पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ मिला। ये देख पुलिस विभाग भी परेशानी में पड़ गया। उन्हें भी लगने लगा कि उस वृद्ध और लड़के ने जो कहानी सुनाई थी वो सही थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि रूट नंबर 375 में चलने वाली बस आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे जिंगशेन शहर के पास एक नदी में मिली थी, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में इतना डीजल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर का सफर तय कर सके। आमतौर पर राज्य नियंत्रित बसों में डीजल भरने के लिए एक निर्धारित स्थान होते हैं और उन्हें उनके यात्रा मार्ग के अनुसार सीमित मात्रा में ही डीजल मिलता है। इसके बाद फ्यूल टैंक खोलकर देखा गया तो लोगों के होश उड़ गए। फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। घटना की आगे की जांच ने कई पेचीदा सवालों को जन्म दिया, जिनका उत्तर आज तक नहीं मिल सका। पहला सवाल, बस में सवार होने वाले वो 3 रहस्यमय यात्री कौन थे? दूसरा यह, उन 3 यात्रियों को मरे हुए अभी 2 ही दिन हुए थे, लेकिन उनके शरीर इतने सड़े हुए क्यों थे? क्या वो 3 यात्री भूत थे? तीसरा, बस में ईंधन नहीं होने के बावजूद बस अगले 100 किलोमीटर तक कैसे पहुंचती है? चौथा, बस में फ्यूल टैंक में आखिरकार खून पहुंचा तो पहुंचा कैसे? और पांचवा, किसी भी बस स्टॉप के सीसीटीवी कैमरे में वह बस दिखाई क्यों नहीं थी? इनके अलावा और भी कई सवाल। इस घटना के बाद बीजिंग के लोगों ने रूट नंबर 375 पर जाने से परहेज किया। हालांकि समय के साथ साथ यह घटना धीरे धीरे लोगों की यादों से दूर होती, फिर भी अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस घटना के बारे में चर्चा करने से भी डरते हैं। इतने वर्ष बीतने के बाद भी यह घटना आज भी एक पहेली बनी हुई है और इसकी चर्चा पूरे चीन के लोगों में भय पैदा करती है। इसके बाद चीन के लोगों के लिए रूट नंबर 375 एक भूतिया जगह हो चुकी थी। और यह थी रूट नंबर 375 की पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आएगी।